हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 12 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफिंग फिर से अपने पुराने अवतार में वापस आ जाता है और वो फिर से जियांग को डेट करने लगता है। तो जियांग ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। अब तो उसके दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ दाफिंग है और एक तरफ दाफिंग की दौलत, जो दोनों ही उसकी है। इधर फूयान अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करती है और इन सब में हान डोंग फूयान की बहुत ही हेल्प करता है। उसके लिए वो जॉब भी ढूंढता है जहाँ पर फूयान काम करती है और अपने भाई का गुजारा करती है। पर फूयान ये बात चिप से छुपा कर रखती है कि उसके और दाफिंग के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और उसने दाफिंग का घर छोड़ दिया है, क्योंकि फूयान नहीं चाहती कि उसकी वजह से चीफ को कोई भी परेशानी हो, क्योंकि चीफ ने उसकी बहुत ही हेल्प और वो उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती। इधर दाफिंग अपने अंकल आंटी के साथ भी अच्छे से पेश नहीं आता, उल्टा उनके कामों में नुस्ख निकालता है और उन्हें अपनी कंपनी से फायर करके छोटे मोटे जॉब में लगा देता है। तो अंकल आंटी ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वो दाफिंग को कहते भी हैं, जितना उड़ना है उड़ लो, एक बार पापा को होश में आने दो, उसके बाद तुम्हारी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। पर दाफिंग पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ यान जियांग की मॉम से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि जियांग की मॉम की तबीयत ठीक नहीं होती और वो एक हॉस्पिटल में भर्ती होती है, जहाँ पर यान जियांग की मॉम की अच्छी केयर करता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। तो जियांग की मॉम यान को कहती है, मुझे पता है मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मेरी बेटी इतनी भी बुरी नहीं है, ये सब मेरी वजह से है। जो मेरी बेटी आज ऐसी बन गई है, जो सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। जियांग बचपन में बहुत ही अच्छी समझदार बच्ची थी, सबकी हेल्प करती थी, लेकिन मेरी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई, क्योंकि मैं एक मिस्ट्रेस थी और जियांग के पापा की वाइफ हमेशा हमारे पास आती थी और हमें खूब टॉर्चर करती थी और जियांग ये सब देख लेती थी, तो उसे मेरे लिए बहुत बुरा लगता था। तो उसी दिन से जियांग ने फैसला किया था कि वो एक अमीर लड़का पटाएगी, उसके साथ शादी करेगी और एक अमीर खानदान की बहू बनकर सारे लोगों पर हुक्म चलाएगी, क्योंकि उसने बचपन में बहुत सारे दुख झेले थे, जिस वजह से मेरी बेटी आज ऐसी बन गई है। तो यान को जियांग की ये स्टोरी सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। तो जियांग ये सब देख लेती है यान को करते हुए, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसने यान के साथ इतना बुरा किया। तो यान कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये सब आंटी के लिए किया है, इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रखना। तो जियांग कहती है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन उसके बजाय तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। आगे जियांग दाफिंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, तो अंकल आंटी जानबूझकर वहाँ पर दाफिंग और फूयान की वेडिंग वाली फोटो रख देते हैं और जियांग को टॉन्ट मारते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम इस खानदान की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि इस खानदान की बहू फूयान है और इस ऑफिस के चेयरमैन की वाइफ फूयान है, तुम तो सिर्फ एक मिस्ट्रेस हो जो आज है और कल चली जाएगी। तो जियांग को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अंकल आंटी को कहती है, आपको क्या लगता है कि आपके इस टेक्निक से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? वैसे भी दाफिंग और फूयान का रिश्ता कब का खत्म हो चुका है और अब दाफिंग सिर्फ मेरा है। तो अंकल आंटी कहते हैं, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम ये बात नहीं बदल सकती कि फूयान दाफिंग की लीगली वाइफ है और तुम एक बाहर वाली जो दाफिंग के साथ सो तो सकती है पर उसकी वाइफ नहीं बन सकती। तो जियांग को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी मॉम की तरह तो बिल्कुल भी बनना नहीं चाहती। तो वो सीधा दाफिंग के पास जाती है और उसे कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तो दाफिंग कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जियांग कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो और फूयान को डाइवोर्स दे दो। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो दाफिंग कहता है, बस इतनी सी बात। आगे वो दोनों फूयान के पास जाते हैं, तो दाफिंग फूयान को डाइवोर्स पेपर देता है और कहता है, इसे साइन कर दो और बताओ इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? तुम जितने पैसे मांगोगी मैं उतने पैसे दूंगा। और दाफिंग फूयान के सामने बहुत ही बुरा बनने की कोशिश करता है और उसे खूब बुरा भला भी कहता है। तो फूयान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो खींचकर उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना? लो मैं साइन करती हूँ। और फूयान डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और कहती है, आज के बाद हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना और जाओ अपनी प्रॉपर्टी के साथ खुश रहो और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी। तो दाफिंग ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है और जियांग ये सब देखकर तो बहुत ही खुश होती है, पर फूयान को बहुत ही बुरा लग रहा होता है इस रिश्ते के खत्म होने से। दूसरी तरफ दाफिंग को पता चलता है कि वो एक अमीर खानदान का पोता है, तो दाफिंग ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वो अपने नाना जी से बहुत ही गुस्से में रहता है और उनसे बहुत नफरत भी करता है, क्योंकि उसके नाना जी ने
अपनी बेटी की कभी भी परवाह नहीं की, उन्हें सिर्फ पैसों से ही मतलब था। एक्चुअली यहाँ की स्टोरी ये होती है कि हान डोंग के नाना जी की इकलौती बेटी होती है। तो हान डोंग के नाना अपनी बेटी की शादी बिजनेस की प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक अमीर आदमी से कर देते हैं, पर उन दोनों की शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और उसके पापा की मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी उसके नाना जी उसका पीछा नहीं छोड़ते और अपनी बेटी का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ पैसों के लिए। तो हान डोंग की माँ ये नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी पैसों की वजह से अपने नाना के बलि चढ़ जाए, इसलिए वो अपने बेटे को अपने भाई के पास छोड़ आती है ताकि वो अपने बेटे को अपने पापा से दूर रख सके और उनके गंदे कामों में अपने बेटे को शामिल ना करे। लेकिन इन सब चक्कर में उसकी माँ की मौत हो जाती है और बेचारा हान डोंग अकेला ही रह जाता है और उसके बाद आबाओ के पापा ही उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो हान डोंग अपने नाना को खूब कड़वी कड़वी बातें सुनाता है कि उनकी वजह से ही आज उसकी मॉम उसके पास नहीं है। अगर वो पैसों की बजाय अपनी फैमिली को अहमियत देते तो आज उनकी फैमिली कितनी खुशहाल होती और हान डोंग की लाइफ इस तरह नहीं बीती होती। तो उसके नाना जी को बहुत ही पछतावा हो रहा होता है और वो गिल्ट में भी होते हैं और वो हान डोंग से माफी भी मांगते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत ही गलत किया था और मुझे तो तुम्हारे बारे में पता भी नहीं था कि मेरा एक नाती भी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर हान डोंग अपने नाना को माफ नहीं करता, पर लास्ट में हान डोंग अपने नाना को माफ कर देता है क्योंकि उसके नाना को अपनी बेटी के साथ किए गए अत्याचारों का गिल्ट होता है और हान डोंग के पास मात्र एक ही फैमिली बची होती है जो बस उसकी होती है। इसलिए हान डोंग रूठने और मनाने में टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने नाना को माफ कर देता है और फाइनली हान डोंग की फैमिली भी पूरी हो जाती है। हान डोंग के जो नाना जी होते हैं वो दाफेंग के दादाजी के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन वो दोनों बिजनेस राइवल भी होते हैं। दूसरी तरफ जियांग हान डोंग को कहती है तुम दोनों का डाइवोर्स तो हो गया, अब तुम मुझे पूरी दुनिया के सामने कब इंट्रोड्यूस करवाओगे कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। तो दाफेंग कहता है मैं कल ही सबके सामने ये इंट्रोड्यूस करवा दूंगा कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तो जियांग ये बात सुनकर तो फूले नहीं समाती कि फाइनली उसे वो ओहदा मिलने वाला है जिसके लिए उसने इतने साल मेहनत की। दूसरी तरफ फू यान हान डोंग के साथ ड्रिंक करती है अपना गम भुलाने के लिए और वो दाफेंग को खूब बुरा भला भी कह रही होती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसने पूरे दिल से दाफेंग से प्यार किया था लेकिन दाफेंग ने बस उसका इस्तेमाल किया और उसे धोखा दिया। तो हान डोंग को फू यान की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और उसे बहुत ही बुरा लगता है, पर वो फू यान का साथ नहीं छोड़ता और उसे संभालने की कोशिश करता है। अगले दिन कॉन्फ्रेंस की बात पूरी तरह फैल जाती है। जब अंकल आंटी को इस बारे में पता चलता है तो उन्हें दाफेंग पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो लोग दाफेंग का कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि दादाजी को अभी तक होश नहीं आया हुआ होता है। जब तक दादाजी को होश नहीं तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों के पास उतनी पावर नहीं होती कि तभी दादाजी को होश आ जाता है और दादाजी अपनी फैमिली को कहते हैं मुझे जल्दी से ताइवान लेकर चलो, मैं दाफेंग को इतनी बड़ी गलती करने नहीं दे सकता, मैंने उसे अपनी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी इसलिए सौंपी थी क्योंकि मुझे लगा कि वो सुधर गया है, लेकिन मेरा नालायक पोता कभी भी नहीं सुधर सकता। दूसरी तरफ दाफेंग कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी कर लेता है और दाफेंग को देखकर लगता है कि उसके दिमाग में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है जियांग को लेकर। आगे वो लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो दाफेंग सबके सामने ये बात बता देता है कि उसका और फू यान का डाइवोर्स हो गया है और वो बहुत जल्द जियांग से शादी करने वाला है। तो जियांग ये बात सुनकर तो फूले नहीं समाती कि तभी दाफेंग सबके सामने ये भी अनाउंस कर देता है कि वो इस कंपनी के पोजीशन से रिजाइन कर रहा है और उसे इस कंपनी में ना ही कोई जॉब चाहिए और ना ही सैलरी। आज के बाद वो एक आम इंसान बन चुका है जिसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही कोई घर और ना ही कोई जॉब। तो सारे मीडिया वाले ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और जियांग ये सुनकर तो पूरी तरह सदमे में ही चली जाती है और वो दाफेंग को कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना, अगर ये मजाक है तो इसे यहीं पर बंद कर दो, तुम्हें पता है ना यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कितनी मेहनत की है और तुम इतनी आसानी से ये सब बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। दाफेंग ये सब मजाक करना बंद करो। तो दाफेंग कहता है मैं कोई मजाक नहीं कर रहा और मुझे पता है कि तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती, तुम्हें सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से प्यार है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इसी तरह रहना होगा। तो जियांग इस बात पर दाफेंग पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपनी प्रॉपर्टी कैसे छोड़ सकते हो। और फाइनली जियांग का काला चेहरा सबके सामने आ जाता है कि वो एक गोल्ड डिगर है जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है और वो पैसों के लिए ही दाफेंग के साथ थी। तो बेचारी जियांग अपना असली चेहरा सबके सामने उतरता हुआ देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो दाफेंग कहता है तुमने मेरी खुशियां बर्बाद की थी ना, अब तुम्हारी खुशियां भी इसी तरह बिखर रही है। लोग कहते हैं ना जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी खुशियों को इस तरह बिखरता हुआ देखकर। तुमने मेरी खुशियां बर्बाद की तो मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया। तो बेचारी जियांग ये सब सुनकर तो पूरी तरह सदमे में चली जाती
जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो सारे लोग उसे गंदी निगाहों से देखते हैं। तो बेचारी जियांग ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पर गिर जाती है। तो यान आता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो जियांग कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो यान कहता है मैंने टीवी पर देखा तुम्हारे साथ जो भी हुआ। तो जियांग कहती है मैंने बहुत लोगों के साथ गलत किया है, तो मेरे साथ सब कुछ सही कैसे हो सकता था? भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी। और जियांग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो यान को जियांग के लिए बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ दादाजी जब ये न्यूज़ सुनते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें बहुत ही सुकून मिलता है कि उनका पोता बिल्कुल भी नहीं बल्कि उसे सही और गलत में फैसला करना आ गया है। दूसरी तरफ अंकल आंटी दाफेंग का भंडाफोड़ करने के लिए कॉन्फ्रेंस में आते हैं और वो लोग कुछ बोलने ही वाले होते हैं। उससे पहले ही दाफेंग सबके सामने ये अनाउंस कर देता है कि आज के बाद से इस कंपनी की चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि मेरी आंटी फैंग होंगी। तो आंटी फैंग जैसे ये सुनती है उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता और दाफेंग अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारी आंटी पर छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चीफ को जब पता चलता है कि फूयान और दाफेंग का डाइवोर्स हो गया है तो उन्हें ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। तो वो फूयान को मिलने के लिए बुलाते हैं। आगे चीफ फूयान को बताते हैं कि दाफेंग उतना भी बुरा लड़का नहीं है जितना उसके बारे में वो सोचती है। दाफेंग ने इस गाँव के लिए बहुत कुछ किया है। उसने यहाँ पर मुफ्त खाना बंटवाया, इल्लीगल काम को रुकवाया। दाफेंग ने तुम्हारे घर को भी फिर से पहले जैसा बना दिया जैसा तुमने इसे बनाने के बारे में सोचा था। इसने हर सामान को उसी तरह रखा है जैसा तुम्हारे इस घर में था। तो फूयान ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है। तो चीफ कहते हैं मुझे पता है दाफेंग में बहुत सारी बुराइयां हैं लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और उसने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज प्लान किया था ताकि वो तुम्हें ये गिफ्ट कर सके। तो फूयान ये सब सुनकर बहुत ही हैरान होती है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार दाफेंग का असली चेहरा कौन सा है। तो चीफ कहते हैं मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुम्हारी दादी के साथ भी बहुत बुरा किया, लेकिन अगर तुम्हारी दादी ऊपर से देख रही होगी तो वो यही चाहेगी कि तुम दाफेंग के साथ फिर से एक हो जाओ। तुम्हें दाफेंग जैसा पति इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, एक बार इस बारे में सोचना जरूर। तो फूयान इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाती है।